हाँ मानिक, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है अभी तैयारी तुम्हारी? ओके, चलो बताओ किस में डाउट्स। बताओ भाई। बोलो इसमें कौन सा मानिक? हाँ मानिक बोलो, कौन से डाउट्स हैं इसमें? हाँ गोपाल, गुड इवनिंग। सर वो पहले रिवीजन शीट कर लोगे, मैंने इस बार की है। क्या कह रहे हो? सर मैंने इस बार रिवीजन शीट की है, तो पहले वो कर लोगे। अच्छा, बस ये एक दो क्वेश्चन करके मैं वापस आता हूँ। हाँ गोपाल, कौन सी वाली रिवीजन शीट? मानिक या तो फिर आप मुझे उसकी पिक्स भेजो जो आपके बुक में है। उन्होंने आना है अभी श्रीत और स्पर्श ने। पता नहीं। तो अभी अभी खत्म हुई है क्लास हमारी। अच्छा, यस सर। देखते हैं। कौन सा शीट नंबर है? रिवीजन शीट 3 थी। हम्म,
इसके सब्जेक्टिव का 8th देखना। SHM का हाँ हाँ, यही है इसके नीचे ऊपर। इसका बी ऑप्शन। इस केस में मतलब अगर हम स्ट्रिक्टली सोचें तो उसका सर्कल नहीं बन रहा होगा M1 का बाद में थोड़ा ओमेगा पे क्या इफेक्ट आएगा? ओमेगा पे सर एंगुलर मोमेंटम नहीं कंजर्व करेंगे? हाँ हाँ मतलब एंगुलर मोमेंटम तो आएगा ही स्टेप यस। अब मैं कह रहा था कि वैसे अगर हम M1 की मोशन देखें तो वो एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है ना, थोड़ी सी स्पाइरल टाइप्स होगी ना, छोटा रेडियस बड़ा रेडियस। यस सर। हाँ लगा आइडिया। तो मतलब ओमेगा चेंज होगा। मतलब हाँ मेरे दिमाग में नहीं आया ये एंगुलर मोमेंटम वाला स्टेप। हाँ मतलब वो ओमेगा पे जो चेंज जो निकलेगा वो एंगुलर मोमेंटम से निकलेगा। इसके अंदर मतलब कैसे आया दिमाग में मतलब एंगुलर मोमेंटम? देखो वही चीज की माइंड में ये आना चाहिए कि कुछ रिलेशन होगा है ना, कि ओमेगा में चेंज अगर आएगा तो वो अब ये दिख रहा है जो पॉइंट बी है इसके अबाउट कोई टॉर्क नहीं है। ठीक, ओके सर। आगे टेंथ क्वेश्चन। A is uniform hollow, B is uniform solid. A and B can roll without sliding on the floor. They are also tied centrally. Okay, जो एम्पलीट्यूड है वो तो एनर्जी से निकल आया होगा ना। तो इसमें ये सिचुएशन बन जाएगी कि एट एनी इंस्टेंट अगर इस पे फोर्स F लग रही है तो इस पे भी इधर को फोर्स F लगेगी और रफ सरफेस है तो नीचे से फ्रिक्शन भी एक्ट करेगी।
तो अगर हम ये इक्वेशन बनाते हैं कि जैसे अगर मैं लेफ्ट साइड वाले स्फीयर के लिए इसके लोएस्ट पॉइंट की इक्वेशन लिखूं तो एफ आर इज इक्वल टू 5/3 m r square alpha 1 सिमिलरली राइट साइड वाले स्फीयर के लिए बन जाएगी 7/5 mr square alpha 2। एक इन दोनों की लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। मतलब जिससे दोनों के सेंटर ऑफ मासेस की एक्सेलरेशंस आ जाएंगी। अब बताओ मुझे सोच के कि इसको how will you convert it into SHM equation? एक्चुअली अगर और इजी करना है तो एक के फ्रेम में चले जाओ। जैसे मान लो हम लेफ्ट साइड वाला स्फीयर है यस ए, सर, मैं ऐसे किया था मैंने। हाँ, तो उसका आप ACM तो उसका लिख ही सकते हो, है ना। उसके ACM की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ हाँ जी यस। एफ एफ, है ना। हाँ तो इंटू। हाँ हाँ, हाँ जी यस सर। उसके करस्पॉन्डिंग फिर आप बी के फ्रेम में इक्वेशन लिख लो हाँ सूडो सूडो लगा देंगे। सूडो लगा के। हाँ जी यस सर। तो उसका हाँ। बस मतलब जो एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि अब जब आप बी के फ्रेम ए के फ्रेम में जो आप बी के सेंटर की एक्सेलरेशन लिखोगे, हाँ यस सर। है ना, तो वो जो एक्सेलरेशन होएगी आ, उसको हम स्प्रिंग फोर्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। एफ को के डी एक्स डाल देंगे। एफ को के डी मतलब अगर हमने मतलब मैं एक्स नॉट वाला ले रहा, मैं ऐसे ले रहा हूँ कि डी एक्स से डिस्प्लेस हमने हाँ डी एक्स मतलब हाँ ठीक है, एफ को के डी ये एक्स जो डाल दें। हाँ एक्स स्मॉल मान के कि एफ को हाँ वो के लिख दिया। एक्स। हाँ हाँ, तो उससे होता है सॉल्व फर्दर कि नहीं। तो मतलब ना ऐसे है कि मैंने एक बारी ए के फ्रेम में गया, बी से कर दिया, मैंने निकाल लिया टाइम पीरियड। एक बारी मैं बी हम्म के फ्रेम में गया, फिर मैंने एक बारी मतलब मैंने ऐसे ही चेक करने के लिए मैंने एक बारी हम्म बी के फ्रेम में गया, एक ए पे वही सेम चीज की मैंने। तो उससे हम्म। तो सेम नहीं आता टाइम पीरियड ऑसिलेशन का। मतलब सेम आना चाहिए वैसे अगर मैं। सेम आना चाहिए क्योंकि वो तो एक ही होएगी ना ऑसिलेशन, मतलब दोनों अगर हम वैसे सोचें मतलब दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे इकट्ठे जाएंगे, राइट वाले एक्सट्रीम्स पे फिर अंदर वाले एक्सट्रीम्स पे इकट्ठे आएंगे। पर लेकिन वो उनका वो तो अलग है, मतलब बिल्कुल ही अलग चीजें नहीं दोनों। सेम होगा, एक्सेलरेशन भी दोनों की अलग अलग होगी। तो एक ही आएगा। टाइम पीरियड तो एक ही आएगा। हाँ, हाँ नहीं मतलब आ रहा दोनों सर। रेस्ट पे तो इकट्ठे ही आएंगे ना। और सर जो एम्पलीट्यूड वाला है वो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स नॉट नहीं होगा हम्म। एम्पलीट्यूड, क्योंकि हमने मतलब शुरू ही उससे किया है। नहीं,
एक्स नॉट इसमें एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्स कंप्रेशन कह रहे हो आप? find the amplitude of SHM of the spheres. इन्होंने अलग अलग तो नहीं निकाला हुआ, वो तो यार एक ही है क्या? आंसर तो एक ही दिया हुआ पीछे एम्पलीट्यूड का। सर एम्पलीट्यूड तो दो आएंगे ना, उन्होंने मतलब बी का दिया होगा शायद A2। A2 करके लिखा हुआ है। तो मतलब अलग अलग आएंगे है ना? एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड उस पोजीशन से होगा ना फिर, मतलब हर स्फीयर का उसकी मतलब जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगी, मतलब जिस पे जीरो फोर्स होएगी, वहां से वो कितना एक्सट्रीम पे जा रहा है। हाँ गोपाल बताओ, हुआ क्लियर है और सॉल्व करूं? वो सवाल बताओ, मतलब समझ नहीं आया मुझे। मतलब हम वो इंस्टेंट निकाल सकते हैं ना जब ACM 0 होगा। हाँ वो तो मतलब वो तो तभी होगा जब स्प्रिंग में हो जाएगा, जो स्प्रिंग में। फ्रिक्शन फोर्स भी है ना, हाँ तो हाँ निकाल सकते हैं, हाँ यस सर। तो उस जो ACM 0 वाली पोजीशन हुई, वो हुई उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। वैसे सर मतलब आप कह रहे हो कि वो उससे निकाल सकते हैं, पर जो मतलब एक्सेलरेशन है ना दोनों की, वो kx पे डिपेंडेंट आ जाती है, मतलब kx समथिंग आ जाती है एक्सेलरेशन दोनों की। अच्छा, तो वो मतलब आप कह रहे हो कि 0 पे आएगी। हाँ यस सर, नेचुरल वे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नेचुरल पोजीशन है वो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। हाँ बिल्कुल। वो तो दिख रहा है मुझे यहाँ से, जब हम लोएस्ट पॉइंट के बाद इक्वेशन लिख रहे हैं तो फ्रिक्शन का तो रोल ही हाँ नहीं आया। हाँ यस सर, तो एक्सेलरेशन सिर्फ F पे डिपेंडेंट है, जो कि सिर्फ एक्सटेंशन पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल यस सर। लेकिन जो एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन तो हमने बना दिया कि जो नेचुरल पोजीशन है वो हो गई स्प्रिंग जब अनस्ट्रेच्ड है। मतलब हर एक दोनों की वो इंडिविजुअली वो कितना गए इंडिविजुअली। हाँ, अब दोनों के ACM तो अलग अलग है ना, बिल्कुल यस सर। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग मूव करेंगे। तो आप क्या करोगे कि दोनों के ACM का रिलेशन लिख के हाँ जी। हम ये कह सकते हैं कि उससे दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स का रिलेशन आ जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मासेस के डिस्प्लेसमेंट्स का, और उसका सम जो है दैट इज इक्वल टू x0। है ना? ये जो रिलेशन है, यहाँ से आपके पास R α2 की वैल्यू आ गई ना। हाँ A2, हाँ यस सर। मतलब आपके पास A1 और A2 दोनों इन टर्म्स ऑफ F आ जाएंगे हाँ बिल्कुल आ गए, यस सर। ना। तो अब हमें ये तो पता है कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों
सेम टाइम पे ही एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाएंगे। हाँ यस सर। तो जो रिलेशन उनकी एक्सेलरेशंस का हुआ वही रिलेशन उनकी डिस्प्लेसमेंट्स का भी होगा। अगर मैं इंटीग्रल ए डी टी करूंगा अच्छा अच्छा ठीक है। ना, ओके ओके सर। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट्स का रिलेशन पता है और मुझे ये पता है कि जो उनका सम है वो ए नॉट के इक्वल होना चाहिए। टाइम पीरियड सेम नहीं आ रहा था, याद मैंने। वो चलो मैं आपको करके भेज दूंगा, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, ठीक मैं ओके आपको सर। दिखा दूंगा दोनों का करके। ओके ओके सर। श्रीहे तनशेव आपने कैसे किया था ये क्वेश्चन? सर कुछ समझ सा नहीं आ रहा क्या हुआ, मतलब हुआ नहीं था। चलो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको सोल्यूशन भेजूंगा। आप क्या करो, आप इंडिविजुअली पहले स्फीयर ए की एक्सेलरेशन का रिलेशन लिख सकते हो ना, यस लोएस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिख के आप ए की एक्सेलरेशन लिख दोगे इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स एफ। यस आप ये मान लो कि एट एनी सम इंस्टेंट स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय अमाउंट एक्स, तो जो फोर्स है वो के एक्स हो गई, जो दोनों पे स्फीयर्स पे लग रही है। यस सर। अब आप स्फीयर ए की एक्सेलरेशन लिख लो इन टर्म्स ऑफ दिस फोर्स एफ। ठीक है, यस वो कैसे लिखी जाएगी? लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है तो लोएस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिख के। राइट, ये लिख सकते हैं ना। हाँ, तो अब ए की एक्सेलरेशन आ गई, तो फिर आप ए के फ्रेम में चले जाओ और बी पे स्यूडो फोर्स लगा दो। अब जब आप बी पे स्यूडो फोर्स लगाओगे एक चीज ये सोचने वाली है कि ए के फ्रेम में क्या बी प्योर रोलिंग कर रहा होगा? प्योर रोलिंग तो अर्थ फ्रेम में ही होगी, है ना? क्यों गोपाल श्वेत? दोनों की जो एक्सेलेरेशन है वो उनके अल्फाबेट मतलब अल्फा दोनों का अल्फा एक्सेलेरेशन पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं किसी एक के फ्रेम में जाऊंगा तो उसका अल्फा भी मैं जीरो कर रहा हूँ ना, मतलब इनडायरेक्टली। ए का तो चलो कर दिया जीरो, हम ए के सेंटर पे चले गए, हाँ जी। बट ए के फ्रेम में, उसके सेंटर के फ्रेम में बी अल्फा प्योर कैसे रोलिंग। अल्फा शुरू करा? करेगा ना सर, करेगा ही, क्योंकि वो क्या प्योर रोलिंग? ऑपोजिट डायरेक्शन। यस नहीं, क्यों? मतलब ए के फ्रेम में उसको क्यों प्योर रोलिंग करनी चाहिए? सर, ए का जो अल्फा था हम्म वो बी के अल्फा के ऑपोजिट है ना, तो फिर जब हम लिखेंगे उसके लिए तो फिर से 5/3 m अल्फा। नहीं, चलो एक मिनट में आपको अर्थ फ्रेम में पूरा एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ, है ना? फिर इस कंक्लूजन पे आता है। स्प्रिंग में हम एक्सटेंशन कुछ भी एक्स मान लेते हैं, तो ये फोर्स हो गई के एक्स, इस पे फ्रिक्शन फोर्स होगी एफ। लेफ्ट साइड वाले स्फीयर के लिए इक्वेशन हो गई
kx into r is equal to 5/3 mr square. पवन तो यहाँ से ये a1 आ गया 3/5 5/7 नहीं कुछ नहीं जरूर। यहाँ तक समझ आया? अब बेसिकली ये x बना कैसे होगा? ये तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट से ही बना होगा। अगर x1 plus x2 should be equal to x. यहाँ से मैं क्या डबल डिफरेंशिएट कर दो, a1 plus a2 is equal to d square x square et square. तो ये क्या बनेगा 3kx by 5mr plus 5kx by 7mr is equal to d square x by dt square. लेना एलसीएम फटाफट, क्या बन गया? 46/35 ये अच्छा आर कट जाएगा है ना? वही मैं कौन डायमेंशनली गलत लग रहा है। यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर आ गया 46k by 35m. राइट बच्चा? सर ओमेगा बोलो। क्या है? ओमेगा जो एसएचएम वाला ओमेगा। अच्छा सर इसके अंदर वो ना वो करके ये ऐसा नहीं आता, मतलब वो फ्रेम लगाकर।
तो वही ना, वही मैं कह रहा था कि वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेम में वो प्योर रोलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा हमें नहीं पता। इसलिए फ्रेम वाला मेथड सही नहीं है, और इसीलिए शायद जो गोपाल आप कह रहे थे ना, भी आंसर अलग अलग भी आ रहे हैं, तो इसीलिए वो हो रहा होगा, क्योंकि वो मतलब उस फ्रेम में देख ही नहीं पाएंगे हम कि क्या हो रहा है। यस सर, वो तो मैं ऐसे ना कि वही ब्लॉक वाला क्वेश्चन होता है कि 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड, हाँ, उसमें हम फ्रेम में करते होते हैं, तो मैंने वो ब्लॉक में तो हो स्टार्ट। जाता है, हाँ जी, यस हाँ, सर। इसमें नहीं होगा। सर ओके सर। हम्म। हाँ जी। सर मैं वेलोसिटी से सोच रहा था, बट अगर हम दो स्फेयर्स लें जो आमने सामने आ रहे हैं, वेलोसिटी हम्म। v1 v2 से, हम्म। और जो उनके मतलब सबसे दो क्लोजेस्ट पॉइंट हैं उनकी वेलोसिटीज हम्म। देखे हैं, तो सर जो लेफ्ट हम्म। वाला स्फेयर है उसकी आगे को v1 होगी और नीचे को v1 होगी, अगर हम प्योर रोलिंग ले रहे हैं दोनों की। हम्म। मतलब सर इस वाले स्फेयर में कोई भी दो स्फेयर्स मतलब जनरली, हम्म। उससे फिर आगे। तो सर राइट वाले स्फेयर की v2 आगे होगी जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट हम्म। होएगा उस स्फेयर पे, और नीचे और होएगी, हाँ। उसकी नीचे को v2 होएगी। हम्म। फिर आगे क्या करोगे? पॉइंट होएगा उनकी x में तो ऐड हो जाएगी वेलोसिटीज, पर y में हम्म। माइनस हो जाएगी। हम्म। बट उस पॉइंट, ये जो आप जिन पॉइंट्स की बात कर रहे हो, मतलब इससे फर्दर प्योर सॉल्व रोलिंग कैसे हो नहीं होगा? पाएगी। नहीं सर, मतलब इन स्फेयर्स पे नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जनरल दो स्फेयर्स लेंगे और एक के फ्रेम में जाएंगे तो प्योर रोलिंग नहीं होएगी एक के फ्रेम में, हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि उनके x में वेलोसिटीज ऐड हो रही है और y में नेगेटिव हो रही हैं, तो ओमेगा बनेगा नहीं। हम्म। हम्म। right। तो यही वाला जो मैंने x1 प्लस x2 वाला मेथड लगाया, राइट, यही एम्पलीट्यूड के लिए भी यूज हो जाएगा गोपाल, है ना? ये मतलब जो A1 और A2 की रेशियो है वही एम्पलीट्यूड की रेशियो होगी। हाँ बिल्कुल। ओके सर। तेरा पहले क्या कह रहे थे कि एम्पलीट्यूड, अभी कह रहे थे एक्सीएम जब 0 होगा तब होगा वो एक्सट्रीम पोजीशन। वो ये हम बात कर रहे थे कि हर स्फीयर की नेचुरल पोजीशन क्या होगी, मतलब मीन पोजीशन क्या होगी। तो मीन पोजीशन मतलब जब ACM 0 है इंडिविजुअली हर स्फीयर का, यस। और वो हमें इन इक्वेशन से दिख रहा है कि वो कब होगा, जब x 0 है। ओके। मतलब ये क्लियर हो गया कि जो स्प्रिंग की नेचुरल पोजीशन है वही मीन पोजीशन है। जो 9th क्वेश्चन है उसमें तो सिर्फ मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बोला होगा, है ना? सर एक तो ये मतलब ये SHM नहीं आ रहा था, एक तो ये है कि चलो ये मतलब पीरियोडिक मोशन था पर SHM नहीं था, हम्म। हम्म। क्योंकि वो के लूज हो जाती है ना वहाँ पे। और हम्म। और एक और बात कि जब वो के लूज करके दोबारा लेफ्ट को आता है ना, तो वहां पर नहीं पहुंचता जहाँ जहाँ से वो शुरू किया था। ठीक यस है। यस। हम्म। तो मेरा मतलब ये पूछना है कि टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे कि मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट दोबारा कब बस कब। हाँ, एक तरह से एक साइकिल सा बना दिया। ओके सर ठीक। फिर वही सेंस आंसर भी बन रहा गलत है। दिया हुआ। हाँ 17/12 आ रहा था। 17/12 आता है आंसर। क्या 17/12 क्या?
अंशिफ 17 में 12 आ रहा था ना कुछ ना अंशिफ सॉरी यार, मेरा 24 आ रहा था। 17 में 24 पाई, हम्म, मतलब 17 में 12 पाई रूट m by k। श्रीहित पाई से ऊपर आएगा। सर मेरा भी 24 आ रहा था शायद, याद नहीं है पर 24 लग रहा है, 24 आ रहा था सिर्फ शायद। 24 रूट एम बाय के हाँ जी 24 सर, पाई। नहीं 17 पाई। अच्छा, बस नीचे 24 था। हाँ जी सर। हाँ, मतलब आपने टाइम पीरियड कैसे माना है कि जब वो मतलब जैसे जब कंप्रेस करके छोड़ा हाँ यस सर। तो जो यहाँ से ऐसे गया हाँ और फिर जो भी वापस आया इस तरह हाँ से। हाँ यहाँ तक बस। श्रीहित अंशिव आपने भी ऐसे ही माना है? यस सर। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं ना यस सॉल्व सर। करके आपको भेज दूंगा फिर क्या आंसर आता है। ओके सर। आगे। सर एसएचएम का लास्ट क्वेश्चन बता दो। इसमें क्या होता है कि जैसे आप ये मान लो कि आपने इसको x से नीचे को मतलब खींचा तो अगर ये x को नीचे गया तो ये इधर से ये x को ऊपर जाएगा। इधर से हमें पता है कि वो जो थ्रेड कंस्ट्रेंट होता है अपना कि उससे ये वाला स्प्रिंग x/2 से ऊपर खींचेगा और उधर से ऊपर वाला भी x से खींचेगा। तो ये तो x में रिलेशन आ गया और अब हमें ये पता है कि जो टेंशन्स में रिलेशन है कि अगर ऊपर वाले स्ट्रिंग में टेंशन T है नहीं x है। क्या मैं ये कह सकता हूँ अगर मास mx नीचे गया तो k2 भी x से खींचेगा? यस सर। बाय। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। सर अगर k2 नीचे गया x से तो उसकी तो 0 ही आ गई फिर k1 की। वो जो रिलेशन आपने बताया था वो लगाएंगे अगर हम a1 + a2/2 वाला। वो मतलब वो जो रिलेशन था एक्चुअली वो तो तब अप्लाई हो रहा था ना जब स्ट्रिंग्स की लेंथ फिक्स्ड हो। जब यहाँ पे अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के समझ कारण गया तो सर। लेंथ ही चेंज हो जाएगी। यस सर, समझ गया। हम वो नहीं कह सकते थे सीधा। तो कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे एक आधे स्टेप और आएगा। अब उसमें क्या होगा कि हो गया सर, डन। डन। यस सर। हाँ जी, वेव मोशन। ठीक। फर्स्ट देखना। बस।
फर्स्ट क्वेश्चन उस पे बेस्ड है बेसिकली। आप सबसे पहले ये मान लो कि ऐसे एक रोप है, अगर आप उसको ओमेगा से घुमा रहे हो तो आप उस रोप में टेंशन निकाल सकते हो। याद है वो क्लास 11th वाला मेथड, वो छोटा सा एलिमेंट लेके डी हाँ थीटा, जी, यस 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 हाँ जी। तो उससे आपके पास इस रोप में टेंशन निकल आएगी। तो बस वो रूट टी बाय म्यू करके वेव स्पीड निकल आएगी। ठीक है, ओके सर। आगे ठीक कौन सा? ठीक। source is placed at minus r 2r comma 0 minus r comma 0. Observer is placed at 2r comma 0. ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों की वेलोसिटीज गिवन है। बेसिकली ऑब्जर्वर की कुछ इस तरीके की वेलोसिटी है, सोर्स की इस तरीके की है। तो इसमें एक्चुअली आपको ये देखना पड़ेगा कि मतलब जो लाइन जॉइनिंग द सोर्स एंड लिसनर है, ठीक है, उसके अलोंग क्या हो रहा है कि मतलब उसके अलोंग सोर्स और लिसनर पास आ रहे हैं या दूर आ रहे हैं। इसको फ्रेम में जाके भी कर सकते हैं ना। हाँ, नहीं तो सीधा एक के फ्रेम में चले जाओ, उससे बिल्कुल आराम से हो जाएगा। सर ये तो आ रहा था फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, लेकिन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कब कब सुनेगा ये नहीं समझ रहा था। जब वो मतलब कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी उसके अलोंग, जैसे जो हम वो करते हैं ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या कुछ। सर वो कभी नहीं आता। कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। अच्छा ठीक है, तो फिर इसके इसमें वो नहीं होगा। वो दिया हुआ है क्या आंसर में? आंसर दिया हुआ है उसका। हाँ मतलब नहीं, पहले सर उससे ज्यादा वो एक बारी तो आती है, मतलब एक बारी तो ओरिजिनल होता ही है जब वो मतलब कोई सर शुरू कंपोनेंट में नहीं आता। क्या कह रहे हो एक बार? सर शुरू में एक F ज्यादा होगी, मतलब जो ओरिजिनल एफ है शुरू में हम्म, उससे ज्यादा होगी। हाँ यस सर। तो जब वो कंटिन्यूसली डिक्रीज जाएगी तो एक बार तो एफ आएगी ना। इन बिटवीन एफ आ जाती है, जब ठीक है। उनका कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। हाँ जी सर। यस, मैं समझा नहीं। कंपोनेंट जीरो हो जाएगा मतलब? एक बार ना उसकी मतलब एक बार उसके फ्रेम में जाना, मतलब सीधे बस फ्रेम में क्या मतलब, ये सिंपल ही है, उसमें उसी उल्टा ही उसकी आईडी हो जाएगी सीधा, सीधा ही है हाँ, क्योंकि 180 डिग्री है ना दोनों। 180 है हाँ। वो तो तो बस सीधा ही आ गया कि बस इसके सोर्स के फ्रेम में लिसनर वी से जा रहा है। हाँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो उसका जिस लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसके 90 डिग्री पे आ जाएगा उसके लाइन ज्वाइनिंग के। हाँ वो तो जैसे ऐसे जा रहा है ना लिसनर, वही मैं कर रहा था, जो परपेंडिकुलर है ऐसे, तो एक इंस्टेंट तो ये आ ही गया ना शॉर्टेस्ट वाला, ऐसे वाला। इस टाइम पे सोर्स से लिसनर वाली डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं हुआ। आंसर डी हुआ है, डी दिया हुआ है शायद। कंटिन्यूसली डिक्रीज क्यों हो रही है फ्रीक्वेंसी?
जैसे ये फिगर है, ये आप समझ गए, सोर्स के फ्रेम में यस जो सर, वो लिसनर 3 की भी आएगा मोशन है, वहां पर। 3 भी आ जाएगा। तो हमें मतलब बस ये ऑब्जर्व करना है कि आप ये देखो ना कि क्या हो रहा है कि जो लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स टू लिसनर है, उसके अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट को क्या हो रहा है, जैसे हम अगर अलग अलग टाइम पे देख रहे हैं, जैसे इस इंस्टेंट पे वो 0 ही हो गया, तो जो कंपोनेंट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना। मतलब ऐसा है कि पहले कुछ यस कंपोनेंट है तो पहले अपरेंट फ्रीक्वेंसी f से ज्यादा है, बाद में वो f से कम होनी है, और ये जो परपेंडिकुलर वाला इंस्टेंट है उस पे f होनी है। ये है सिचुएशन। यस सर। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा। कौन सी ऑप्शन बन जाएगी? डी आएगा, ठीक है। डी आ गया। आगे। मल्टी करेक्ट मेथड। मल्टीपल थर्ड। तो इसमें ना पी क्यू की मतलब क्यू की जगह पी आएगा, पी की जगह क्यू आएगा, ऐसे है। अरे नहीं, वो ये भी डिपेंड करेगा ना, तो वेव कौन सी ले रहा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स। हम्म। एक बार सर एक बार उस ए ऑप्शन निकाल के देखना ना, इतना वो नहीं है वो। वो चेंज करूं पी क्यू या ऐसे ही मान लो? ऐसी मान नहीं नहीं, ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा। हाँ, वो जो अपन शिफ्ट कह रहे हो वो चक्कर पड़ता होता है कई क्वेश्चंस में। पी क्यू ने 5 मीटर ए बी सी आर, सी से भी कोई वेव आ रही है क्या? नहीं सी तो पॉइंट। सिंपल पॉइंट है। सी तो पॉइंट है। ओके। तो phase of wave generated by P is ahead of phase generated by Q by pi by 2. Then phase difference PQ 5 है और तो बेसिकली इस केस में क्या इशू आता है कि अगर आप वेव की इक्वेशन लिखते हो, है ना, तो मतलब उसमें अगर आप फेज जो अंदर लिखोगे उसको आप के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखते हो या ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हो, ठीक है। इससे ये फर्क पड़ जाता है, मतलब फेज डिफरेंस जो आना है वो तो के डेल्टा एक्स ही आना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। के डेल्टा एक्स क्या बन जाता है? 2 पाई बाय लैम्डा पाई बाय 2 बन जाता है ना, कि पी और क्यू में जो फेज डिफरेंस है वो तो पाई बाय 2 है, बट किसका फेज ज्यादा है विल डिपेंड अपॉन दिस, कि आपने इक्वेशन कैसे अज्यूम की है। तो आपने प्लस क्यों नहीं लिया, के एक्स हाँ, प्लस ओमेगा टी भी तो हो सकता है। नहीं वो भी इन दोनों में से एक केस ही बनेगा ना, उसमें भी। नहीं, उसमें आंसर तो तो आंसर तो बस के एक्स पे डिपेंड कर रहा है, के एक्स की क्या साइन आएगा। हाँ वही ओमेगा मतलब ओमेगा टी का तो जो मर्जी हो। उससे तो यस। फर्क ही नहीं पड़ना। तो मतलब क्या हो सकता है कि इसमें 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है, हाँ राइट। मेरा तो भी, हाँ बी का 0 आ हम्म रहा था। तो ये मतलब ये मेंशन्ड होना चाहिए, इसका और कोई वे नहीं है, बोथ आर पॉसिबल।
Sixth question. Sound wave frequency V travels to right, reflected from a large vertical surface, moving to the left as video. Speed of sound in medium is C. Okay. Sixth का first part कैसे होगा? इसका क्या मीनिंग है? नंबर ऑफ वेव्स स्ट्राइकिंग द सरफेस पर सेकंड. मतलब ए पार्ट इज नथिंग बट अपरेंट फ्रीक्वेंसी, कि सरफेस को क्या फ्रीक्वेंसी मतलब फील होएगी, तो वो तो सीधा सीधा डॉपलर से निकल आया. अब बी पार्ट, जो वेवलेंथ है वो कैसे निकलेगी? देखो इसमें मतलब गलती हो सकती है. सी जो वो ये जो सरफेस है, ये हमें पता है कि रिफ्लेक्शन में कोई फ्रीक्वेंसी चेंज तो होता नहीं है, ठीक है. तो सरफेस से जिस भी फ्रीक्वेंसी की वेव टकराएगी, सरफेस उसी को रिफ्लेक्ट कर देगी. तो मतलब जो ए पार्ट का आंसर है, सरफेस फ्रीक्वेंसी तो वही प्रोड्यूस करेगी, राइट. अब मतलब अब एक बात समझो, अब सरफेस ने जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की उसकी फ्रीक्वेंसी है ये, राइट. उसकी स्पीड क्या होगी? मतलब सरफेस उस डिस्टरबेंस को क्या स्पीड देगी? C minus U. C माइनस यू, है ना. वो तो सी होगी, साउंड ही प्रोड्यूस कर रहा है वो तो. हाँ वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बट साउंड को एयर में डिस्टरबेंस सी चाहिए, है ना. तो सरफेस उसको कितनी स्पीड देगी, क्योंकि सरफेस खुद यू से मूव कर रही है. लेकिन साउंड की स्पीड तो फिक्स नहीं होती एयर में. एयर में फिक्स होती है, यस. तो यहाँ पे जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है वो तो ये मतलब ये जो दीवार है वो कर रही है ना. ऐसी स्पीड भी मतलब दे सकती है. हाँ मतलब ये कहने का तरीका ऐसे होता है कि मतलब, और अभी के लिए इसको मतलब ऐसे ही याद ही रख लो बस, कि मतलब हम ये एक तरह से रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, ऐसे कह लो. जो 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 वे जो मतलब दीवार वेवलेंथ. जो दीवार वो होती है मतलब मूव नहीं कर रही होती, वो तो सी करती होगी मतलब. हम्म. तो इसलिए भी आंसर बन जाएगा ना. सर जब हमने मतलब ये करना है तो रिलेटिव वेलोसिटी बाद में लेनी है कि पहले वाली? वो इस पे डिपेंड करेगा कि क्या पूछा है. अगर इंसिडेंट पूछा जाता तो पहले वाली लेते. नहीं, इंसिडेंट स्पीड तो सी है ना. नहीं मतलब कि जो मतलब हम वो ऐसे बात करते हैं कि जैसे ए पार्ट है ना, नंबर ऑफ वेव स्ट्राइकिंग द सरफेस पर सेकंड, हाँ जी, यस ऐसे ही हम ये बात करते हैं कि सरफेस को क्या वेवलेंथ नजर आ रही है, तो फिर उसके लिए तो रिलेटिव ही लेते हैं ना. मतलब वो सी प्लस यू हो जाता है उस केस में, मतलब वो जो कि वेवलेंथ कट ही भी ऐसे जाता. नजर वेवलेंथ भी मतलब ऐसे कह सकते हाँ हैं कि नजर आ रही है, जैसे हम मतलब वो, फ्रिक्वेंसी में कहते होते हैं. हाँ हाँ. मतलब गोपाल आप वो एक बात समझो कि वो चीज जो है वो वही बन जाएगी. मतलब अगर आप निकालोगे, जैसे अगर आप इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ निकालो, ओके. देखो वो क्या बन रही है, वो सीधा देखो, सी बाय वी बन जाएगी. इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ. हाँ जो सरफेस से टकरा रही है.
वो तो C/A ऑप्शन कर दूंगा मैं, सी बाय ना जो ना A। सी बाय ए नहीं, उसमें भी रिलेटिव ही लगना था। मतलब मान लो क्वेश्चन ये होता कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव हिटिंग द सरफेस। मतलब जो ए पार्ट है, जैसे सर वो ए तो मैं पार्ट समझ में नंबर ऑफ वेव्स की जगह अगर वेवलेंथ पूछा जाता हाँ जी, तो आप कैसे निकालते? तो मैं वही कर देता, मतलब अ, वो उसको इसमें हम जब वो स्ट्राइक कर रही है उसको ये नहीं पता ना कि ये भी स्ट्राइक होने वाला है, मतलब वो तो अपनी वही वेवलेंथ देके चलेगी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि साउंड को भी पता तो नहीं चला कि मैं स्ट्राइक करने वाली हूँ। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हो। वेवलेंथ क्यों चेंज हाँ करेगी फिर वो? बिल्कुल। तो साउंड की हवा में क्या वेवलेंथ होती है? C/V कर दूंगा। सी बाय वी होनी चाहिए ना। और ये सी हाँ बाय वी अगर आप उस तरह भी निकालो, मतलब अगर आप वी रेल बाय एफ रेल करो, आप अच्छा देखो अच्छा। तो भी वही आ रही है। समझ लो, वी रेल क्या बन रहा है, सी प्लस यू बन रहा है ना। तो मतलब उसको स्पीड भी, हाँ स्पीड तो अलग दिखेगी। ओके सर। हाँ, तो जब सी प्लस यू को इससे फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो वही सेम ही बन गई ना वेवलेंथ। रिफ्लेक्टेड का नहीं, तो इंसिडेंट का भी चलो समझ आ गया, रिफ्लेक्टेड का कैसे हाँ स्पीड दे हाँ, देगी? रिफ्लेक्टेड में क्यों फर्क आया? क्योंकि इस केस में जो आपका सोर्स है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की है वो किसने प्रोड्यूस की है? वो दीवार इस ने। इस मूविंग दीवार ने प्रोड्यूस की हाँ बिल्कुल। है ना। हाँ तो जी। इसलिए यहाँ पे वो चक्कर पड़ा सी माइनस यू वाला। ओके सर। हम्म सर अगर रिफ्लेक्टेड वेव में मैं वो करूं वी रिलेटिव अपॉन एफ रिलेटिव, हम्म। तो उसमें लैम्डा जी थोड़ी ना आएगा। नहीं फिर नहीं आएगा। अब लैम्डा सेम नहीं आएगा, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का लैम्डा सेम होगा। नहीं वो डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं वेवलेंथ आफ्टर स्ट्राइकिंग की बात करूं जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, उसमें जो अगर मैं वी रिलेटिव अपॉन एफ रिलेटिव करूंगा तो वी रिलेटिव सी माइनस सी प्लस यू है, और एफ रिलेटिव न्यू इंटू सी प्लस यू है, सी माइनस यू नहीं है। नहीं नहीं, अभी तो हम ये निकाल रहे हैं। अब कोई लिसनर नहीं है। जो आप कह रहे हो वो तो आगे किसी लिसनर के लिए कह रहे हो आप। यस। हम तो अभी सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो बेसिकली अब आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना बच रहा है कि एक सोर्स है जो खुद यू से जा रहा है, ठीक है, उसने एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करनी है जिसकी एयर के अंदर स्पीड सी होती है। हमें ये भी पता है कि उस डिस्टरबेंस की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, जो कि हमने ए पार्ट पे निकाल दी। ओके सर। हाँ, तो हम उससे बस वेवलेंथ निकाल रहे हैं। आगे। फिर इसका सी पार्ट आंसर क्यों नहीं आएगा? The frequency of reflected wave as observed by stationary observer is। सी तो आएगा मेरे कल अगर हम डॉपलर से निकालेंगे। आंसर ये भी दिया हुआ है। मुझे बताना बच्चों, अगर हम डॉपलर लगाते हैं, जैसे ये आपका सोर्स है, सोर्स यू से जा रहा है और सोर्स ने फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की है, ये वाली ए पार्ट वाली, तो डॉपलर लगा के यही बनता है ना आंसर, सी पार्ट वाला, या कुछ और बनता है? बस ये चेक कर लो
यही बनता है सर। फिर आएगा सी। मतलब इसमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वही मानी है ना जो ए पार्ट वाली है। यस। ठीक है। आगे। सर 7th। तो इसके अंदर ना मुझे मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे और थे जिनके अंदर मीडियम चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर डेरिवेशन में जाए हम। नहीं, डेरिवेशन की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे दिखाओ कौन सा है। यही 7th एक बार देख लो। O1 years in air, ठीक है। ऑब्जर्वर O2, ठीक है। O2 ऊपर जा रहा है। The source moves down with constant velocity v/5, emits sound of frequency f. Velocity of sound in air is v, that in water is 4v. ठीक है। तो wavelength of sound received by O1, इसका आंसर बताओ क्या आएगा O1 का। ए आ जाता है तो सिंपल। सही आया था। ए आ जाता है। आप एक बात समझ रहे हो, देखो इसमें भी बिल्कुल वही चीज लगी ना जो ऊपर वाले क्वेश्चन में थी, कि आप ये कह सकते थे ना कि यहाँ पर फिर v/f क्यों नहीं है आंसर। यस सर। तो वही रिलेटिव से निकाला है हमने। सर वहाँ पे मतलब इस ऐसे है ना कि इसके अंदर मैन था, वहाँ पे दीवार है, इसलिए मैं थोड़ा सा। तो मतलब वेवलेंथ सोर्स पे डिपेंड कर रही है। आप देख रहे हो कि फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो तो एफ है, तो वो वीरेल अपॉन फ्रीक्वेंसी कर दिया हमने। वीरेल मतलब कि सोर्स डिस्टरबेंस, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। समझ गया ना। यही चीज हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी की थी, यस सर। बी पार्ट में। तो अब आता है सी पार्ट या डी पार्ट। सी पार्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय O2। तो O2 जो है वो खुद ऊपर जा रहा है, और ये मीडियम हो गया चेंज। हाँ भाई बताओ कैसे होगा सी पार्ट, मतलब सी या डी जो भी। सर मैंने तो डेरिवेशन से। सर इसमें मैंने ऐसे करा था कि मतलब वाटर की सरफेस पे फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी, और सर फिर हाँ, उसको जो उसको एज वाटर अ को सोर्स ले लिया था मैंने O2। तो मतलब जो उससे सर वाटर को O2 की आ गई थी, फ्रीक्वेंसी, मतलब फिर सोर्स की वेलोसिटी। हाँ मतलब जो वाटर को फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है आपने वो निकाल दी। हाँ, फिर उससे O2 को भेज दिया और सोर्स की जो स्पीड है वो 0 ले ली, क्योंकि हाँ हाँ मैंने बिल्कुल सोर्स को सरफेस को बिल्कुल फोर्स बिल्कुल। मान लिया था। आपने ये मान लिया कि जो वाटर की सरफेस है यहाँ पे, है ना, आपने ये निकाल लिया कि उसको क्या फ्रीक्वेंसी मिल रही है।
राइट? सर हाँ जी वो सर। ये कैसे पता चला कि चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी वहां पे कहाँ पे? वाटर के सरफेस पे? मीडियम चेंज पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती ना, चाहे रिफ्लेक्शन है चाहे रिफ्रैक्शन है, ओके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। तो यस, दिस इज द मतलब बेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन, जिसमें कोई डेरिवेशन नहीं लगी, कुछ नहीं। तो एक बार फिर से बताना। ये जो मैंने ब्लू पॉइंट दिखाया है ना, हाँ आप ब्लू पॉइंट के ऊपर निकाल लो कि यहाँ पे इसको क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है, ठीक है। डॉपलर लगा के। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी इसको रिसीव होएगी वही ओके। फ्रीक्वेंसी वो आगे भी भेजेगा, क्योंकि मीडियम चेंज से फ्रीक्वेंसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है, वो तो हाँ सही। है ना। तो बस अब ये फ्रीक्वेंसी नीचे जा रही है, हम्म, इस पे हम डॉपलर लगा के ये कर सकते हैं कि O2 को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। जो जो ओवन ने मतलब ये बात ना मतलब ऐसे ठीक है मतलब, पर ना कुछ ऐसा मतलब ये प्रूफ नहीं है ना इस चीज का कि वो वही आएगा सही, क्योंकि तो ऐसा जैसे नहीं, आपको याद है जैसे हम वो क्वेश्चंस करते थे, वो जो वही हिल वाले जिसमें होता था कि भाई कि कार हिल की तरफ जा रही है और फिर उसको कितने बीट सुनाई दी, हाँ हाँ यस सर। है ना। वहां भी तो हम ये कहते थे ना कि जितनी फ्रीक्वेंसी हिल को सुनाई दी उतनी उसने वापस भेज दी, हाँ यस सर। है ना। वही चीज हम यहाँ कह रहे हैं कि ब्लू पॉइंट को जितनी फ्रीक्वेंसी मिली उतनी उसने आगे भेज दी। हम्म, वो तो इट इज जस्ट कि इंट्यूटिवली रिफ्लेक्शन में लगता है कि हाँ चल सब सेम है, हाँ जी यस सर। रिफ्रैक्शन में एकदम विजुलाइज नहीं होता, है ना, बट चीज तो वही है। ओके सर ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी निकाल ली तो उससे वेवलेंथ कैसे निकाली? सर वो वी अपरेंट ओवर ओ सॉरी वी एल ओवर एफ अपरेंट। वीरेल, वीरेल ओवर एफ अपरेंट, यस। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर है क्वेश्चन? सर वी रिलेटिव क्या ली? वे वेवलेंथ के लिए बताना। वी रिलेटिव, ये जो मतलब ये जो ब्लू वाली आ रही है वो 4V से आ रही है, हाँ अब जी। पानी के अंदर हाँ डिस्टर्बेंस, यस सर। तो उसकी O2 के हिसाब से उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, तो वो 4V प्लस V/5 बन गई। फिर इसके लिए 4V अपॉन जो उसको सुन रही है वो नहीं करेंगे? ना, वी रेल होता है ना, वही ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा था। जो ए पार्ट है इस क्वेश्चन का 7th का, उसमें मैंने ऐसे किया है कि V अपॉन एफ रेल। वो एक्चुअली वहां वी रेल था, वो तो क्योंकि वो O1 आपका रेस्ट पे था इसलिए फर्क नहीं पड़ा। ए पार्ट में जो हमें आइडियली करना था वो तो ये करना था कि वेवलेंथ ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय, ये जो हमने इससे देखो ना, ये जो मैं यहाँ पे समझा रहा था, ए पार्ट में जो मैंने कहा था कि हाँ वेवलेंथ अगर हमें निकालनी होगी सरफेस पे कितनी आ रही है, तो वो हम कैसे निकाल की बात कर रहे थे? V रेल अपॉन एफ रेल। ओके। वी रेल अपॉन एफ रेल कह रहे थे ना, हाँ यस सर। तो यहाँ पे भी वही लगाया है, इट इज जस्ट कि वो एक है ही जीरो, तो वी रेल और वी में फर्क नहीं पड़ा। सर जो ओके पहली सर। लैम्डा, सर जो अ, अ, हम यहाँ पे वो नहीं देखेंगे जो फर्स्ट लैम्डा आ रहा है O1 से, वो डिफरेंट है? लैम्डा तो चेंज कर जाता है ना मीडियम चेंज पे। ओह ओके ठीक है। हाँ बच्चों, क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब कंसेप्चुअल बेसिक्स पे बेस रहे। ये वेवलेंथ का नहीं पता था मुझे। देखो वेवलेंथ में ना आप सिर्फ इतनी चीज माइंड में रखो कि
बच्चों एक सेकंड, आईपैड मेरा ऑन हो रहा है। मतलब देखो, अगर तो आपने ये निकालना है कि वेवलेंथ एमिटेड बाय सोर्स, ठीक है, अगर कोई सोर्स है वो कितनी वेवलेंथ एमिट कर रहा है, उसने जो भी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की, उसका क्या फॉर्मूला है? वी रेल अपॉन फ्रीक्वेंसी एफ, कि सोर्स ने जो भी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की, और क्या लगेगा, हाँ जी। हाँ बच्चों, अगर आप कह रहे हो, एक सेकंड, वेवलेंथ एमिटेड बाय सोर्स, ठीक है, हम तो सिर्फ ये निकाल रहे हैं कि सोर्स ने क्या एमिट की। अभी यहाँ पे कोई लिसनर नहीं है, यहाँ पे क्या रिजल्ट लगता है? वी रेल, किसका वी रेल? साउंड का विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम, ठीक है, मीडियम या सोर्स? सोर्स सॉरी, अपॉन जो उसने फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है जी। और अब हम कहते हैं कि जो लैम्डा रिसीव्ड बाय सोर्स है, वहां पे क्या कहना है? वी रेल ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय सोर्स, नहीं रिसीव्ड बाय लिसनर, ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू लिसनर अपॉन एफ एपरेंट। और ये दोनों हैं सेम, मतलब इनफैक्ट ये जो हमने लिखा है ना बच्चों, दिस इज नथिंग बट, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये एक, दिस इज जस्ट ऑल्टरनेट डेरिवेशन ऑफ डॉपलर। जैसे मान लो बच्चों, ऐसे वी एस वी एल लिख दो, बताओ क्या बन गया? लैम्डा एमिटेड बाय सोर्स क्या बन गया? वी माइनस वी एस अपॉन एफ। और मैंने कहा कि यही वो होना चाहिए जो लिसनर को मिल रहा है। ये क्या बन गया? वी माइनस वी एल अपॉन एफ एपरेंट। तो देखो, डॉपलर ही नहीं बन गया ये?
लैम्डा सेम क्यों है? क्या? लैम्डा सेम क्यों है? वेवलेंथ नहीं चेंज होती, वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, राइट? यस सो हाँ बच्चों बताओ, ये बात क्लियर हुई? मतलब सर जो वेवलेंथ है वो मतलब ऐसे नहीं हो सकता, जैसे फ्रीक्वेंसी में तो ऐसे होता है ना कि वो भेज कुछ और रहा है, मुझे सुन कुछ और रही है, हाँ, पर वेवलेंथ में वेवलेंथ ये नहीं नहीं हो होता, सकता। वेवलेंथ सेम ही होती है। ओके सर। आगे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, transverse sinusoidal wave is generated at one end of a long horizontal string by a bar that moves up and down. This much motion is continuous, ठीक है, linear density, tension. ओके, इसके कुछ पार्ट्स हैं है ना जिसमें डिफिकल्टी आ रही होगी, जैसे बी पार्ट है मतलब या ये डी तो पार्ट है। ए पार्ट में मतलब पता ही नहीं लगा कैसे करना है। ए तो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांसफर स्पीड, मतलब ट्रांसफर स्पीड मतलब जो पार्टिकल स्पीड होती है, हाँ यस सर। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो ए ओमेगा। हमें तो स्ट्रिंग की निकालनी है ना ट्रांसफर स्पीड। हाँ मतलब स्ट्रिंग के पार्टिकल की, देखो ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है आपका वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, हाँ यस सर। तो ट्रांसफर स्पीड का मतलब है इस डायरेक्शन वाली स्पीड। हाँ बिल्कुल, हाँ यस सर। तो हम कह रहे हैं कि मतलब पूरे स्ट्रिंग में कहीं पर भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। हाँ वो तो सही है सर। एक हाँ बारी मतलब जो जो जिससे हम वाइब्रेट करा रहे हैं बार, वो अटैच्ड है हाँ स्ट्रिंग के साथ। हाँ, मतलब इस एंड के साथ अटैच्ड हो गया, ये जो एक एंड है लेफ्ट एंड। अच्छा ओके सर। तो मतलब बस क्या हो गया, ये क्या मतलब हो गया कि स्ट्रिंग का एम्पलीट्यूड भी वही हो गया सेम, जो ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, यस सर। और ओमेगा आप निकाल लोगे ओमेगा तो हाँ सिंपल ही है, हाँ यस सर। फ्रीक्वेंसी से, हाँ, तो बस ए ओमेगा ही करना है। अच्छा ओके सर। फिर एक बार इसका बता दो बी पार्ट। इसके बी पार्ट का ही हमें बताने लगा था। बी पार्ट का एक्चुअली क्या मीनिंग होता है, और वो ना उसमें थोड़ी अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व हो जाती है। अब बी पार्ट का मतलब है कि आपको टेंशन, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन तो हमें दिख रहा है कि भाई ठीक है 900 हो गई थ्रू आउट, राइट। हम कह रहे हैं उसका वर्टिकल कंपोनेंट, अगेन ट्रांसवर्स का मीनिंग हुआ वर्टिकल कह लो या परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह रहे हैं हम। ठीक है, तो विच मीन्स कि अब आपको ये तो पता है कि उसका मैग्नीट्यूड तो हर जगह 900 है, तो आपको उसका अब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए,
मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम बताओ कहाँ पे होगा? ओरिजिन। कौन? ओरिजिन पे ही होगा, या मतलब मीन पोजीशन पे ही होगा। फिर वहां पे स्लोप कैसे लिखेंगे? हाँ, अब अगला इशू है कि वहां पे स्लोप कैसे लिखी जाए। क्या हम वेव की इक्वेशन लिख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर? सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, देखो। एम्पलीट्यूड है, वेव स्पीड है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो इससे हम वेव की इक्वेशन लिख सकते हैं ना। हाँ यस सर, सब कुछ है। तो बस वो, उससे हम स्लोप लिख सकते हैं कि मेन पोजीशन पे क्या स्लोप होएगी। यस सर, वो डेल एफ बाय डेल एक्स कर देंगे। हाँ, तो बस उसका साइन थीटा कंपोनेंट ले लेंगे हम। श्योर, ओके सर। ओके, अब नाउ दैट हम ये बात कर ही रहे हैं, तो सी तो कर ही लोगे आप, है ना? सी में तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट y व्हेन दिस मैक्सिमम टेंशन अकर्स, तो सी तो जीरो ही हो गया, है ना? फिर टेंशन ट्रांसफर डायरेक्शन की बात हो रही है ना? हाँ, अच्छा okay. अब डी सोचो बच्चों, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होएगी? देखो बच्चों, पावर ट्रांसफर कर कौन रहा है? मतलब टेंशन फोर्स ही है ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? एफ डॉट वी। तो हमें अब क्या सोचना है कि स्ट्रिंग के किसी भी इंस्टेंट पे, मतलब स्ट्रिंग के किसी भी पोजीशन पे, कहाँ पे एफ डॉट वी आपका मैक्सिमम आएगा। अब हमें ये तो पता है कि जो वी है वो वर्टिकली है, मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही है, यस सर। राइट? तो मतलब इनफैक्ट जो ऊपर वाले पार्ट्स है ना, वो इसी का बिल्डअप ही था। तो अगर आप सोचो, यस सर। तो जो ये वाला पॉइंट है, इसी पे ही पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। क्यों? यहाँ पे वी मैक्सिमम है, मेन पोजीशन, यस सर। और यहाँ पे वी के अलोंग जो टेंशन का कंपोनेंट है, जो कि आपने बी पार्ट में निकाला, वो भी मैक्सिमम है। मतलब पावर क्या हो गई? हम ऐसे कह सकते हैं ना, वेलोसिटी इनटू टेंशन का ट्रांसवर्स कंपोनेंट। जब आप एफ डॉट वी करोगे, हाँ यस सर। तो हमें मतलब टेंशन के उसी कंपोनेंट से मतलब है ना, जो वेलोसिटी के अलोंग है, हाँ बिल्कुल। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या कहोगे? जब वी मैक्सिमम हो, हाँ यस सर। एज वेल एज ये भी मैक्सिमम हो। यस सर। और ये हम देख सकते हैं कि ये जो हमने रेड पॉइंट दिखाया हुआ है, उसी पे ही होगा, ओके क्योंकि इस पे यस सर। इंडिविजुअली दोनों ही मैक्सिमम है, हाँ बिल्कुल यस सर। राइट? तो डी इस तरह हो जाएगा। तो इनफैक्ट इन्होंने पूछा नहीं है, तो आपको बच्चों ये भी क्लियर हो गया होगा अंशुल, जैसे आप कह रहे थे, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है बच्चों, वहां पे पावर ट्रांसफर जीरो है।
90 डिग्री है ना? बन रहा क्योंकि वहां टेंशन और उसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा है, है। ओके सर। राइट? सर इस आगे क्वेश्चन में एक बार ये बता दो कि एम्पलीट्यूड कितना ले रहे हो आप? वही जो उसका 1। नहीं सर, 1 तो 2A है, मतलब वो अप एंड डाउन पूरा 1 सेंटीमीटर है। नहीं, लेकिन वो अप एंड डाउन है ना, तो 1 1 1। नहीं, अप एंड डाउन, हाँ वही, नहीं नहीं, अप एंड डाउन थ्रू अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ऊपर से नीचे 1 सेंटीमीटर। सर एम्पलीट्यूड क्या लेंगे इसमें? मतलब लैंग्वेज से तो 0.5 लग रहा है, हाँ 0.5 है। 0.5 सेंटीमीटर। अप एंड डाउन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1। ओके। आगे पूछो। तो फिफ्थ में क्या एक्चुअली कि अगर एवरेज पावर निकालनी है आपको, तो वही हम जो ऊपर बात कर रहे थे, आपको एफ डॉट वी की एवरेज लेनी पड़ेगी फॉर 1 साइकिल। ठीक है कमल? सर इसका मतलब आपने उस टाइम, चलो मुझे पता नहीं था अभी एफ डॉट वी से करना है, तो जैसे मतलब मैं तो वैसे सोच रहा था कि डी डब्ल्यू बाई डी टी कर देता हूँ, ऐसे सोच रहा था मैं, उससे भी बना नहीं था। डी डब्ल्यू बाई डी टी से बनेगा नहीं, क्योंकि हम पावर ट्रांसमिटेड की बात कर रहे हैं। हाँ यस सर। सर एक बारी बी ऑप्शन, बी पार्ट देखना। बी पार्ट, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव इन अ 2 मीटर लॉन्ग पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। तो वो जो फॉर्मूला होता है ना, हमने लिखा था एक वेवलेंथ के अंदर जो बनता है। एक नोड के, दो नोड्स के बीच में, हाँ वो हाफ म्यू ओमेगा हाफ ए म्यू, स्क्वायर कुछ, हाफ वो म्यू वाला। लैम्डा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाँ 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 वो वाला। तो इसके अंदर मैंने क्या किया कि जैसे इसके अंदर मतलब आपको निकाल के आपको पता लग जाएगा कि जो 2 मीटर लॉन्ग है ना, उसके अंदर 2 वेव्स आ रही हैं। तो ठीक है। तो दो नोड्स के बीच में जो एक लूप है, उसमें कुछ होती है एनर्जी, वो फॉर्मूला है, तो मैंने उसका 4 टाइम्स कर दिया। मतलब वो जो मतलब एक वेवलेंथ के लिए होता है अपना फॉर्मूला, वो जो 1/2 वाला होता है ना, कि एक पूरी वेवलेंथ पे जो एनर्जी होती है। सर सर एक कौन सा वैसे फॉर्मूला की बात कर रहे हो? ये फॉर्मूला होता है कि अगर एक ट्रैवलिंग वेव है, स्टैंडिंग के लिए नहीं होता? वही स्टैंडिंग का यहीं से ही आता है ना, ओके सर। चीज तो वही है। क्या था? हाफ हाफ लैम्डा म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सर म्यू क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा? वेवलेंथ। वेवलेंथ। ओके। दिस इज एनर्जी इन वन वेव। हाँ सर ये मतलब एनर्जी बिटवीन नोड्स नहीं होती कि जैसे कहते होते हैं ना कि एनर्जी बिटवीन नोड्स इज फिक्स्ड। हाँ वही, ये वहीं से बनता है ना। एक्चुअली क्या हो जाता है, अगर आप सोचो कि स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड हाँ आपस में कंबाइन कर जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, यस सर। ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप ये सोचो कि दो नोड्स के बीच में जो एनर्जी है वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का डबल हो गई।
हाँ यस सर। मतलब इतने पार्ट में जो एनर्जी है वो इसका 1/4 हो गई। ये मतलब 1/4 मतलब 1/4 टर्म आ गई, मतलब ये एक्सप्रेशन पूरा है। ये एक्सप्रेशन तो एक वेवलेंथ का है, हाफ वेवलेंथ में इसका हाफ हो गई ना। नहीं, ये जो एक्सप्रेशन है ये स्टैंडिंग वेव की दो नोड्स के बीच का है, मैं ऐसे कह रहा हूँ। हाँ मैं आपको वही कह रहा हूँ, मतलब दैट इज वन वे ऑफ सेइंग दिस। मैं आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ कि ये कैसे बना। ओके आप सर। 1 मिनट के लिए मान लो कि ये एक पूरी वेव की एनर्जी है, ओके। ठीक है। तो जो आधी वेव मैंने बनाई है उसके अंदर इसकी हाफ हो गई एनर्जी। हाँ अब जब स्टैंडिंग वेव बनती है वो कैसे बनती है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को कंबाइन करके। हाँ बिल्कुल। तो इंसिडेंट में जो एनर्जी है वो भी 1/4 वाली है। अच्छा, उसका उसका एक लूप ले लिया, आपने उसका एक लूप ले हाँ, लिया। रिफ्लेक्टेड में भी उतनी है, तो मिला के वो फिर वही चीज ही बन गई ना, जो 1/2 लैम्डा वाली है। ओके सर। तो ये एनर्जी एसोसिएटेड विद वन वेव है ये? हाँ, मतलब विच इज ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी बिटवीन टू नोड्स। सर जो इन्होंने आंसर दिया हुआ है ना, जो बी पार्ट हाँ का, वो एनर्जी हाँ, बिटवीन टू नोड्स ही दिया हुआ है। नहीं वो तो वही हम बात कर रहे हैं, रिलेशन ही सेम है। नहीं वैसे वही कह रहा था कि इन्होंने टोटल एनर्जी नहीं कहा, तो मैंने क्या किया, मैंने नोड्स वाली एनर्जी का ही 4 टाइम्स कर दिया, क्योंकि इन्होंने टोटल एनर्जी कहा था दो वेव्स के अंदर कितनी आएगी। हाँ मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि फॉर्मूला तो वही, मैं भी यही कह रहा हूँ कि यही वाले फॉर्मूला को लिख के इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। इस केस में वेवलेंथ क्या बनती है, जो है वन ट्रैवलिंग मीटर वेव। 1 मीटर बन जाती है। 1 मीटर बन जाती है। और आप ये कह रहे हो कि इन्होंने इन्होंने जो आंसर दिया हुआ वो दिया हुआ लैम्डा म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बस ये दिया हुआ है। और वेवलेंथ बनती कितनी है। वेवलेंथ 1 मीटर। हाँ तो यही बन गया ना, देखो जो मैंने लिखा है, ये मैंने आपको कहा कि ये जो एनर्जी है वो एक वेव की है, हाफ लैम्डा म्यू, हाँ यस सर। और ऐसी 2 वेव्स बन रही हैं। पर ये तो मतलब एक दो नोड्स के बीच में है ना, एक लूप के लिए ये, इसका 4 टाइम्स नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, आप मिक्स कर रहे हो। वहां पे एम्पलीट्यूड भी तो चेंज हो जाता है ना जब स्टैंडिंग वेव बनती है। हाँ यस सर। मतलब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला इसका है, ट्रैवलिंग वेव की एक वेवलेंथ की एनर्जी का। ओके सर। ठीक है। अगर सर मैं इसको इंटीग्रेशन से करूँ तो सही आएगा आंसर? हाँ 0 to 2 लिमिट्स डालकर। बट इससे वहाँ एनर्जी लिखोगे कैसे, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे। मतलब जो एफ डॉट डी। नहीं मैंने जैसे जो इसकी डेरिवेशन हम करते होते हैं कि कोई एलिमेंट dx ले लिया किसी भी x पे, और हाँ और हमें पता है कि एस एच एम में एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा हाँ स्क्वायर ए हाँ स्क्वायर, हाँ, और बिल्कुल ए तो बिल्कुल। ए वेरिंग है एक्स के साथ, हाँ हाँ हाँ, तो एक्स यस। का इंटीग्रेट करते हैं उसको। हाँ वो कर दो, यही बनेगा बिल्कुल। ये तो रिलेशन आया ही वहां से। हाँ आया ही मैं वहां से। हम्म, मैं फिर आपको वही भेजूंगा, ये नहीं आता उससे। ठीक है भेजता हूँ। ओके। आगे।
Sixth question. तो इसमें भी हम वो इंटीग्रेट ही करेंगे, मतलब जो जो मेन पोजीशन बनेगी उस टाइम पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होएगी सारे पार्टिकल्स की, है ना? सर इसके अंदर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी नहीं होगी? सर मैं मतलब ऐसे कह रहा हूँ कि Yes. इसके अंदर मैंने हाँ हाँ इंटीग्रेट ही कर दिया था, वैसे ही जैसे मैंने 5th क्वेश्चन में किया ना, हम्म सिंपल बस वैसे ही इंटीग्रेट कर दिया था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो अपने आप ही मैक्स उसके इक्वल ही आएगा। टोटल एनर्जी के इक्वल आएगी, हाँ। यस सर, उससे नहीं आया उससे आ रहा था कि नहीं आ रहा था? मैं आपको एक बार फिर से भेज दूंगा दोनों में। अच्छा ठीक है। ओके सर। Seventh question. Points of the string at which displacement amplitude is equal to 3.5 mm being separated by 15 centimeter. Find the maximum displacement amplitude. To which overtone do these oscillations correspond? Information है इसमें ये sufficient? जो सर एम्पलीट्यूड है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है ना, तो मैंने बस वो इक्वेशन लिख कर ही कर दिया था अभी, पर उससे ना लैम्डा का कुछ मतलब वेरिएबल पता ही नहीं लगे, हम्म, इतने इंफॉर्मेशन इतनी दी नहीं मतलब है। ए तो निकालने का कोई तरीका ही नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में तो मैंने बस ऐसे ही मान लिया था कि 2a sin kx cos ओमेगा t जो स्टैंडर्ड होती है ना हमारी, हम्म। बस वही मान ली थी। मतलब वही ना, हमारे पास तो सिर्फ एक ही वो कंडीशन है कि 3.5 इज इक्वल टू 2a sin kx लिख दिया हमने। और kx k into x plus 15 पे भी 3.5 है। हाँ मतलब हम वो कुछ भी कर लें, ए तो निकल नहीं सकता ना। लैम्डा निकल सकता है बस। तीन जो है वो 120 का 1/8 हो गया। तो अगर हम 1 मिनट के लिए वैसे सोचे हैं 16th मोड आ गया था।
मोड आ जाता है। हाँ मोड तो वो मतलब लैम्डा आ गया तो मोड तो आ ही जाएगा, 2L/n करके आ गया था 16। लैम्डा आ जाता है। हाँ 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 लैम्डा आ जाता है। कैसे वो तो निकाला लैम्डा आपने? हाँ, एक तो यही क्वेश्चन आ गई, सेकंड क्वेश्चन आ जाएगी 3.5 इक्वल टू 2a। हम्म, नहीं उसमें भी केसेस हो सकते हैं ना। अच्छा आप क्या कह रहे हो, 3.5 इक्वल टू 2 है साइन के एक्स प्लस 15 ऐसे। हाँ हाँ ब्रैकेट में, हाँ ये तो सिंपली देख लो कि एक वेव बना लो हाँ उनकी। वही मैं कह रहा था कि हाँ सीधा ही। हाँ सीधा ही तो इन उस दो फेज में कौन कौन से हैं पॉइंट्स। मैंने अगली वेव का लिया था मतलब मतलब मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि ये जैसे अगर मैं ऐसे मान लूँ। हाँ मतलब ये भी हो सकता है, मैंने तो अगली वेव का लिया सीधा ही। हम्म इससे पर कुछ निकलता नहीं, अगर आप ये वाला लेते हो ना, इससे कुछ कुछ नहीं निकलेगा। ये तो हो नहीं सकता कि अगर टोटल लेंथ 120 है तो ये सेपरेशन 15 नहीं हो सकती ना फिर। नहीं हो सकती है। हो तो सकती है कुछ भी। हम्म मतलब कहने को तो ये वाला केस भी हो ही सकता है ना, n इक्वल टू 1 वाला। हाँ हो सकता है। वही है, वो कई सारे केसेस बन जाएंगे। उनमें हमें देखना पड़ेगा कि किससे मतलब। किसी में भी मतलब लैम्डा तक जा सकते हैं हम, उससे आगे कैसे जाएंगे। बेसिकली तो हमें 2a पूछ रहा है ना आंसर में, करेक्ट। जो साइन के x 1 हो गया। हाँ 2a पूछ रहा है, यस। तो अगर हमारे पास k भी आ गया तो 2a तो नहीं निकाल सकते हम। नहीं जैसे चलो, मतलब अगर 1 मिनट के लिए मान लो, मैं ये फर्स्ट केस मानता हूँ। अगर ये 15 है तो दिस मीन्स कि मतलब ये जो साथ वाली दोनों डिस्टेंसेस हैं, ये 105/2 और 105/2 हो गए। अच्छा आपने n इक्वल टू 1, अच्छा वो वाला केस लिया, ओके सर। और ये 3.5 हो गया mm। तो अब क्या ये है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन?
तो लग रही है सही। क्योंकि मुझे वो पता लग गया ना कि कहाँ पर आ रहा है वो एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम एक्स पता लग गया मुझे। हम्म बस ये लग रहा है कि मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। ओके सर। मतलब कैसे सॉल्व करेंगे ना, मतलब के भी नहीं पता हमें। के तो वही के कैसे तो आ गया, अगर जैसे मैं n = 1 मान रहा हूँ तो के तो आ गया है ना। हाँ यस सर। तो फिर तो निकल आएगा ना। हाँ निकल तो आएगा। बस वो पैटर्न समझना पड़ेगा कि किस केस में मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम आएगा। अच्छा वो ये पूछ रहे हैं हम फर्दर केसेस में कौन से आएगा। हाँ उन्होंने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। अच्छा ओके सर, मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। समझ गया। 11th क्वेश्चन देखना। Lowest frequency with which the heavy string resonates is 120 hertz. Movable support is pushed to the right. Support किसको कह रहे हैं? अच्छा ठीक है. व्हीकल What will be the minimum frequency at which heavy string can resonate? Basically तो अभी वाला जो केस है, that is a string fixed at one end. के बाद वाला जो केस हो गया वो string fixed at both ends हो गया. अच्छा मैं बस ये मतलब यही मैं सोच रहा था कि दोनों में फर्क क्या है। फिर ये स्टार्टिंग वाला फिक्स्ड मतलब कैसे पता लगा ये? क्या मतलब क्यों है ये फिक्स्ड? जो फर्स्ट वाला केस है वो एक एंड पे क्लोज्ड है, एक एंड पे नहीं है। मतलब वो तो ये वाला एंड तो भी फ्री है ना, लाइटर स्ट्रिंग हो गया, मतलब डेंसर टू रेयर टाइप्स केस हो गया ना. हाँ जब हम ऐसे कहते हैं कि एक एंड फ्री है तो बेसिकली तो हम ये कहना चाहते होते हैं ना कि जो वो वाला एंड है उस पे एंटी नोड आएगा, मतलब एंटी नोड आएगा. हाँ तो ये कैसे हम कह सकते हैं? मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम मतलब इसको इस तरह बोल देते होते हैं कि जब भी वेव डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो ओके सर। तो उसको हम फ्री एंड मान लेते हैं. तो ये यहाँ हैवी स्ट्रिंग से लाइट स्ट्रिंग में जा रही है और जब वेव, हमने सेकंड वाला केस है तब वो उसके साथ कनेक्टेड है पुली के साथ। तब तो फिक्स ही हो गई. हाँ ओके सर ठीक है, मैं वो तो सिंपल ही 14 देखना। इसकी मतलब इसका ए पार्ट तो हो जाएगा. सिंपल वो सिंपल ए तो सिंपल है, हाँ बी देखना एक बार। हाँ इसका वो एक अलग फॉर्मूला ही होता है प्रेशर की टर्म्स में. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब छोड़ सकते हैं, ये ओलंपियाड्स के लिए होता है. सी इसमें ऑप्शन, फिर सी ऑप्शन। वो भी इसी से रिलेटेड होता है, प्रेशर एम्पलीट्यूड से ना. मतलब मैं मतलब ये ऐसे कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो रूट ऑफ वो एम्पलीट्यूड होगा रूट ऑफ इंटेंसिटी होगा। ना, क्यों? ये कैसे कह सकते हैं, वो तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी होता है ना. हम तो ये कहते हैं कि इंटेंसिटी इज हाँ प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. हाँ यस सर। अच्छा ठीक है, मैं तो मतलब कुछ और मेरे पास था नहीं तो मैं पूछ रहा था। ओके सर, इसको छोड़ दूं फिर इनको। ये छोड़ दो. ओके सर, बाकी तो हो गए थे फिर में ठीक है. जो मतलब ऐसे है ना कि जो हीट हीट और थर्मो वैसे मैंने कर ली। ऐसा था ना कि हम्म
जो ये वाला वीक था ना, इसके अंदर मेरे पास बाई चांस ऐसा हुआ कि स्पेयर टाइम बच गया, ठीक है, मैं ये वाली शीटें मैंने शुरू कर दी। ठीक है, तो मैंने मतलब ऐसे देखा है कि ये वाली जो शीटें है ना, इसके अंदर मतलब ऐसे नहीं कि जो एक्सरसाइज 3 है उसके अंदर ऐसे है कि वही एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर है क्वेश्चन, जैसे हीट के अंदर हीट के ऊपर ही होंगे, पर जो इसके अंदर हीट प्लस मैकेनिक्स ऐसे मिक्स हो गया। तो मैं बस वही सोच रहा था कि अभी यही कर लेता हूँ फिर। ठीक है, ठीक है। बस पता है क्या है, एक चीज माइंड में ये रखो कि जिस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लग रहा है ना, और जो नहीं एकदम से स्ट्राइक होता या कुछ, ओके तो सर। मतलब उस पे ज्यादा टेंशन मत लो उसकी, कि मतलब इससे हमारा पर्पस ज्यादा ये है कि हमारे माइंड में एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स आ जाएं, है ना, जो कि अगर बिल्कुल वही सेम चीज आ गई तो हम वहां पे अप्लाई कर सकें। जैसे ओके मान सर। लो हमने वो किया कि वो वेवलेंथ वाला किया ना आज, हाँ यस सर। कि अगर वैसी चीज ही आ गई तो हम सीधा कर सकें। हाँ वो कभी सुना नहीं था मैंने, कहीं आज तक हाँ, क्वेश्चन भी नहीं किया ऐसा कोई। हाँ, हाँ, वो है थोड़ा सा ऐसे ही, और मतलब अगर कुछ बिल्कुल अलग आ ही गया तो वो तो ठीक है, फिर कोई चक्कर नहीं होता, है ना, उसको छोड़ ही देता, कोई दिक्कत यस नहीं। सर। मतलब इसमें है थोड़ा सा माइंड ओपनर्स है थोड़ा सा। हम्म तो वैसे लेकिन ये ना, करना उन्हीं चैप्टर्स की जो हमें पता है कि ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, है ना, जो मैं हमेशा कहता हूँ। जैसे मैकेनिक्स की ये शीट एंड में करना। मैंने तभी इरिटेशन की, मुझे मतलब ऐसा था ना कि इसका मन नहीं किया है करने का। हाँ, हाँ, मतलब जैसे थर्मो की करो, कोई चक्कर नहीं, वेव्स की भी हो गई, हाँ आ, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 12th वाले चैप्टर्स की भी वो हो हाँ। जाएंगे। वेव्स भी बहुत मैंने देखा है, बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। सर ऐसे था ना कि जो हीट और जो अगले वाला चैप्टर है, तो हम्म ये ना ऐसे है कि ये वाले मतलब वो ये वाले वीक के अंदर थे, ठीक है। तो मतलब उनकी बेसिक अगर हम ऐसे आइडियली देखें तो आज डिस्कशन उसकी होनी चाहिए थी ऐसे। ठीक है, तो अगली वीक करोगे उसकी उनकी डिस्कशन? मैं समझा नहीं, कौन से वालों की कह रहे हो आप, हीट की? हीट और एक और चैप्टर आगे, केटीजी और वो थर्मो। अच्छा, मैं तो देखो ऐसा है, पता है क्या होता है, इस क्लास में ना 2-3 बच्चे ही आते हैं, ओके तो सर। मैं तो जो पूछते हैं बता देता हूँ, मुझे तो याद भी नहीं कौन से चैप्टर कब क्या कराने हैं। ओके सर। तो आपको अगर कभी कुछ और भी लगा, आपके इकट्ठे हो गए, आप मुझे मैसेज कर देना, हम अलग क्लास रख लेंगे, है ना, वैसे हम मैंने उसमें कर लेंगे। रिवीजन शीट कर ली थी थर्मो और हीट की भी। ठीक है। तो अगले वीक ही डिस्कस करोगे क्लास? नहीं, अभी पूछना, अभी पूछ लो, मुझे कोई चक्कर नहीं, मतलब आप देखो। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, बस अब बोलो, बीच में नहीं आ रही थी। मैं कह रहा वही था, अभी पूछना चाहते हो पूछ लो, खत्म करो। फिर वही, चलो ठीक है अभी। नहीं, मतलब आपको जब लगे आप पूछ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं वो ऐसा कल, था ना कि मैं काफी 2 बजे से क्लास से लगी लग रही थी। ठीक है, तो फिर अभी रहने दो, ओके आप सर। मुझे मैसेज कर देना जिस दिन भी आप चाहते हो, हम उस दिन रख लेंगे बस। मतलब शेड्यूल में रख देना कोई क्लास प्रॉपर, वो उसी दिन कर लेंगे, जैसे ट्यूसडे मंडे को रख देना। ठीक है, ठीक है, मतलब प्रॉपर उसमें करा देना ऐसे थोड़ा सा। कोई नहीं, कोई नहीं, क्लास रख लो। ओके सर। चलो, ठीक है। तो वो जो आप एक ओके, कह रहे थे, वो एनर्जी वाला मुझे भेज देना, है ना, मैं ये कर यस सर, दूंगा क्लियर। पक्का भेजूंगा। हाँ, सर वो भी ठीक हो गया था, मतलब धीरे से आगे ना। हाँ, वो मैंने वो- फिर आपको कहा ही था तब, बात जब मैंने की थी। हाँ वो हाँ, थोड़ा सा ठीक हो गया। हाँ, ओके सर। हाँ। और जो और भी कुछ भी मतलब इशू है ना, प्लीज मुझे बताते रहना। ओके सर। ओके सर। हम्म, हम्म, थैंक यू सर। चलो, ओके। ठीक है, ओके।